नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं जाकिर नाइक की। एक पिता, उसकी इच्छा क्या होती है कि कम से कम अंतिम संस्कार में उसका बेटा जरूर उसे कंधा देने पहुंचे, लेकिन जाकिर नाइक के पिता की ये इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई है। जाकिर नाइक अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का फाउंडर हम कहेंगे उसे, देश विरोधी कनेक्शन सामने उसके किस तरीके से सामने आए हम सब ने देखा। हिंदुस्तान जाकिर नाइक उसके बाद वापस ही नहीं लौटा। आज से 7 साल पहले हमने जाकिर नाइक का पर्दाफाश किया था, तब उस पर कार्रवाई के बजाय तत्कालीन यूपीए सरकार ने सुदर्शन न्यूज को ही नोटिस पकड़ा दिया था। लेकिन इसी साल जुलाई में जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आतंकी हमले हुए तो तार जाकिर जुड़े जाकिर नाइक से। सरकार हरकत में आई और जाकिर की दुकान इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और पीस टीवी पर शिकंजा कसना शुरू किया। जुलाई में भी हमने जाकिर नाइक से जुड़े कई अहम खुलासे किए थे। तब देश की मीडिया यह बता रही थी कि जाकिर नाइक 11 जुलाई को देश वापस लौट आएगा, लेकिन सुदर्शन न्यूज के पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि जाकिर नाइक किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटेगा। और हुआ भी वही, क्योंकि उसने जो किया है वो अक्षम्य है। तब जाकर जाकिर नाइक वापस नहीं लौटा और अब जब जाकिर नाइक के पिता की मृत्यु हो चुकी है तब भी जाकिर नाइक वापस नहीं लौटा है। जाकिर के काले चिट्ठे आज फिर हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों जाकिर नाइक अपने बाप का भी सगा नहीं हुआ। हमारे साथ आप बने रहिए। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। हम गौरव से बात करेंगे। गौरव, सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि क्या जाकिर नाइक भारत लौटेगा भी कभी या नहीं? देखिए शशि, साफ तौर पे जिस तरीके से जाकिर नाइक पे एक जांच बैठा दी गई है, इससे पहले अगर जाकिर नाइक की बात करें, ये कयास लगाए जा रहे थे कि जाकिर नाइक थोड़ा लेट जरूर लेकिन वो भारत जरूर लौट के आएगा। लेकिन अगर बात करें, उसके पिता का निधन हुआ, 87 वर्ष की उम्र में उसके पिता का निधन हुआ, दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। और ये जानकारी जाकिर नाइक के पास थी और उसके समर्थक की तरफ से कॉल गई थी जाकिर नाइक को। ये बताया गया था कि पिताजी काफी दिनों से उसके बीमार चल रहे थे, लिहाजा ये कयास लगाए जा रहे थे कि जाकिर नाइक जरूर अपने पिता को देखने के लिए भारत में आएंगे, लेकिन जाकिर नाइक का भारत नहीं आना हुआ। और अगर हम बात करें इस पूरे प्रकरण के बाद से एक सवाल साफ तौर पे खड़ा है कि जाकिर आखिर भारत क्यों नहीं आना चाहता है, वो भी मैं बता दूं। साफ तौर पे देखिए, जाकिर के ऊपर कई ऐसे मामले चल रहे हैं जिसको लेकर के पहले ही जो एनआईए है और खुफिया एजेंसियां हैं इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। अगर जाकिर के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की बात करें तो वो भी एक तरीके से शक के दायरे में है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े तमाम सबूतों को जुटा करके गृह मंत्रालय की तरफ से भी जांच के लिए एक टीम बना दी गई है और ये जांच चल रही है। महाराष्ट्र सरकार लगातार दबाव बना करके रखी हुई है। ऐसे में लगातार जाकिर नाइक के ऊपर जब दबाव बन रहा है तो एक चौतरफा दबाव बन रहा है, तो जाकिर ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में आए और वहां से उसे अरेस्ट कर लिया जाए पूछताछ करने के लिए। तो यहां से एक चीज बड़ा साफ है, हालांकि जो हमारे अब विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं उनका यह कहना है कि जाकिर शायद अगले महीने जो है वो भारत लौटेगा और अपने पिता की याद में कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के विचार में है, यानी कि अपने पिता को एक अंतिम श्रद्धांजलि जाकिर नाइक की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम समाज अगर इस चीज को बखूबी जानता है, जाकिर नाइक किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करता है, किस तरीके से वो अन्य धर्मों को गलत बताता है और अपने धर्म को सही बताता है, किस तरीके से लोगों का माइंड वॉश करता है, तो अब उन लोगों के लिए भी एक कहीं ना कहीं पैगाम है कि जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहा है, अपने जानकारी होने के बावजूद भी नहीं आ रहा है, आखिर वो कितना बड़ा देशद्रोही है और कितना बड़ा अपने पिता से वो एक तरीके से कहा जाए घर से उसको किसी तरीके का लगाव नहीं है। एक और सवाल ये पूछा जा सकता है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जितने भी मेंबर्स थे, जो लोग जुड़े हुए थे बड़े लेवल पे इससे, जो लोग फॉलोअर्स थे, जो बहुत ज्यादा मानते थे जाकिर नाइक को, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर जाकिर नाइक दोषी नहीं है, अगर जाकिर नाइक ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो इन परिस्थितियों में भी वो क्यों नहीं लौटा, क्यों डर रहा है? देखिए शशि, कई ऐसे सवाल हैं अगर बात करें जाकिर नाइक पे, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने लगातार सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि जाकिर नाइक आखिर है कौन। आज तक जाकिर नाइक के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन अब जो तमाम मीडिया चैनल्स हैं वो जाकिर की पूरी कहानी तक, उसकी पूरी कुंडली दिखा चुके हैं। हमने एक सीरीज शुरू की थी कि आखिर जाकिर नाइक कौन है, किस तरीके का उपदेश देता है, कहाँ कहाँ इसके अनुयायी हैं और कैसे इसकी धर्म की जो फैक्ट्री है वो चलती है। उसके बाद से एक देश के अंदर अलग मूवमेंट जगह, लोग आए निकल करके सोशल मीडिया से उसका विरोध किया और खास करके हमने एक लंबी जो सीरीज चलाई थी 7 सालों से, वो सीरीज का असर ये हुआ है कि जाकिर नाइक जो है अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आना चाहता है। तो ये दबाव आखिर कहां से बना? ये दबाव बनाने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह रही है जो फैक्ट्स हमने जनता को दिखाए, कहीं ना कहीं सरकार को भी उस बात को मानना पड़ा और यही कारण है कि जाकिर के रिसर्च फाउंडेशन की जांच की जा रही है और जो फंडिंग जाकिर नाइक को अब तक हुई, अगर मैं उस फंडिंग की बात करूं, करोड़ों अरबों रुपए की जो फंडिंग जाकिर नाइक को की गई है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को जो फंडिंग की गई है, गृह मंत्रालय का साफ
साफ तौर पे कहना है कि जो 10 साल पुरानी उसकी फंडिंग है, पिछले 10 साल में जो फंड जाकिर नाइक को मिले हैं, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो गृह मंत्रालय के सामने सौंपा जाए। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ी ऐसी कई मैगजीन और कई पत्रिकाएं हैं जो निकलती हैं, प्रकाशित होती हैं। 10 साल से जुड़ी उसकी कई जो उसकी प्रतियां हैं, उसकी कॉपियां हैं, उसको मांगा गया है। तो ऐसे में गृह मंत्रालय भी अपने तरफ से सबूत जुटाना चाहता है कि आखिर आतंकी गतिविधियों में जाकिर नाइक का नाम क्यों आया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से जिन आतंकियों के चेहरे सामने आए थे, उनकी विचारधाराएं सामने आई थी, उसमें साफ तौर पे कहीं ना कहीं जाकिर नाइक को उन्होंने अपना गुरु माना था। और उसके बाद से ये चीज और पुख्ता हो गई थी शशि कि जाकिर का आतंक कनेक्शन है, और उसी कनेक्शन को लेकर के भी हमने सीरीज दिखाई थी कि जाकिर नाइक क्यों भारत आने से डर रहा है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े सवाल गौरव आप बात कर रहे हैं, 7 साल पुरानी जिस तरीके से एक मुहिम शुरू की गई थी सुदर्शन न्यूज की तरफ से, उसके बाद किस तरीके से तमाम लोग जाकिर नाइक के खिलाफ इकट्ठा हुए, हमने देखा कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन तक किया गया जाकिर नाइक के खिलाफ, और अब कच्चा चिट्ठा एक के बाद एक जाकिर नाइक के खिलाफ खुलता जा रहा है। गौरव बने रहे आप हमारे साथ, आप लगातार सीरीज की बात कर रहे हैं। हम जुलाई की भी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें, एक रिपोर्ट भी दिखा दें, जब सुदर्शन न्यूज ने कहा था कि जाकिर नाइक किसी भी हालत में भारत नहीं लौटेगा, क्योंकि वो जानता है कि जिस तरीके के उसके कारनामे रहे, जिस तरीके से धर्मांतरण से लेकर के उसने जहर बोया है आतंक का, उसके बाद उसके लिए बचना भारत में मुश्किल होगा। जरा देखिए आप जुलाई की रिपोर्ट। धर्म के नाम पर वैचारिक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला जाकिर नाइक शायद डर के मारे अब कहीं दुबक गया है। जो जाकिर नाइक आज भारत आने वाला था, उस जाकिर नाइक के भारत लौटने पर अब सस्पेंस बना हुआ है। जाकिर नाइक को आज सुबह 8 बजे भारत आना था, लेकिन वो 8 बजे भारत नहीं पहुंचा। CISF को भी इस बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है कि जाकिर नाइक कब भारत पहुंचेगा। हालांकि जांच एजेंसियों के निशाने पर आ चुके जाकिर नाइक गिरफ्तारी के डर के मारे भले ही मक्का से भारत अब तक न लौटा हो, लेकिन मुंबई पुलिस से लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने हथकड़ी के साथ उसके स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी है। मुंबई पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा बढ़ा रखी है, क्योंकि मुंबई पुलिस उस पर कोई भी कार्रवाई बहुत ही सख्त कदमों से करना चाहती है। जाकिर नाइक का बांग्लादेश आतंकी कनेक्शन का भंडाफोड़ होने के बाद एक एक कर उसके काले कारनामों का पुलिंदा खुलता जा रहा है। 9 जांच एजेंसियां उसके पीछे लग गई हैं। केंद्र से लेकर महाराष्ट्र सरकार सब एक्शन मोड में आ गई है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने मुंबई पुलिस को उसके जहरीले भाषणों की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इन सब कार्रवाई के बीच अंदरूनी खबर ये भी है कि जाकिर नाइक अपने ऊपर कार्रवाई के डर से भारत आने का प्लान और कुछ वक्त के लिए टाल सकता है। जानकारी के मुताबिक वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही वो भारत में कदम रखेगा, उसका स्वागत सीधे सलाखों के पीछे होगा। चौतरफा घिरे जाकिर नाइक के गुनाह माफी लायक तो है ही नहीं। पहला गुनाह वैचारिक आतंकवाद को बढ़ावा देना, दूसरा गुनाह खुद के आतंकियों का फैन बताना, तीसरा गुनाह धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाना, चौथा गुनाह दूसरे धर्मों का अपमान करना, और 5वां गुनाह भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाना। जाकिर नाइक का सबसे बड़ा गुनाह देश के साथ गद्दारी करना, जिसके लिए वंदे मातरम बोलना हराम है। ऐसा देशद्रोही भारत में रहने लायक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नैन्सी वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। गौरव, सवाल अब ये है, जो रिपोर्ट हमने दिखाई उससे पहले ही हमने कह दिया था कि जाकिर नाइक लौटेगा नहीं, हालांकि बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि जाकिर नाइक जरूर लौटेगा, और हुआ भी वही कि जाकिर नाइक तब भी नहीं लौटा। जाकिर नाइक अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि आखिर जाकिर नाइक के फॉलोअर, जिन लोगों ने कन्वर्जन माना, जिन लोगों ने जाकिर नाइक का साथ दिया, क्या उनको गिल्ट होगा कि जाकिर नाइक है क्या, और था कौन जिसका साथ दे रहे थे? वो मैसेज चला जाएगा उन लोगों में जो जाकिर को फॉलो करते थे और जाकिर के तमाम सभाओं में जाते थे। हालांकि अगर जाकिर नाइक के पिता की बात करें, काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, और इस बात की जानकारी जाकिर नाइक को भी थी। जाकिर नाइक ने ऐसा नहीं कि आने के बारे में नहीं सोचा, जाकिर नाइक ने आने का पूरा प्लान बना लिया था, उसको भारत आना है। लेकिन जो कानूनी दांव पेच है, उसकी लीगल अगर टीम की बात करें, उसने उन्हें मना कर दिया कि यदि अगर अभी जाकिर नाइक भारत जाता है और जिस तरीके की जाँच चल रही है जाकिर नाइक पे, निश्चित
निश्चित तौर पे फौरन उसकी गिरफ्तारी होगी, जाकिर से पूछताछ होगी और कई पूछताछ में ऐसे जाकिर को बातें भी निकल के आएंगी, जाकिर अपने ही बातों में फंसता नजर आएगा। इसीलिए अभी जब तक पूरी तरीके से मामला जाकिर के कंट्रोल में नहीं आ जाता है तब तक जाकिर नाइक जो है भारत नहीं आएगा। हालांकि ये चीज जरूर एक बात कही जा रही है कि जाकिर नाइक आखिर भारत आने से डर इसलिए भी रहा है क्योंकि जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है, अगर हम पिछले 6-7 महीनों की बात करें शशि, तो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को बहुत नुकसान हुआ है। ये नुकसान नेशनल स्तर पे भी हुआ है, इंटरनेशनल स्तर पे भी हुआ। अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्तर पे, इसको बहुत बड़े पैमाने पे तमाम एनजीओ संगठन की तरफ से इसको फंडिंग की जाती थी, वो फंडिंग अब उसे हो नहीं रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की जांच कर रही हैं कि आखिर इनको जो फंडिंग होती थी वो कहां से आती थी। इस डर की वजह से अब उसे फंडिंग नहीं किया जा रहा है। दूसरी इसमें बात, अगर जाकिर के रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े सदस्यों की बात करें, पिछले दिनों 2 से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से जो बाकी के इनके सदस्य थे जुड़े हुए इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से, उनके अंदर एक डर पैदा हो गया था कि यदि वो संगठन के साथ जुड़ के काम करते हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। क्योंकि जो 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उन्होंने भी बहुत बड़ा खुलासा किया था कि कैसे धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाता था जाकिर नाइक, और उस पर भी हमने एक पूरी सीरीज दिखाई थी कि धर्मांतरण की फैक्ट्री आखिर जाकिर नाइक किस तरीके से चलाता है। और उसके बाद से ये चीजें निकल के अपने आप सामने आई थी कि जाकिर नाइक के साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ है, और धर्मांतरण के जो रेट थे, धर्मांतरण का जो एक पूरा ब्यौरा था, वो पहले से डिसाइड होता था कि 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक लोगों को धर्म बदलने के नाम पे दिए जाएंगे। इतना सारा काला कारोबार जाकिर नाइक का है। यही एक कारण रहा है कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं शरीक हो पाया। और अब जो कि इस काले कारोबार की वजह से जो आतंक का जहर उसने बोया है, उसी डर की वजह से जाकिर नाइक वापस आने की हिम्मत नहीं दिखा पाया, यहां तक कि पिता की मृत्यु के बाद भी। आप बने रहे हमारे साथ गौरव। दर्शकों को हम ये भी दिखाएंगे थोड़ी ही देर बाद कि किस तरीके से इतनी सारी चीजें होने के बाद जाकिर नाइक के मंच पर बड़े बड़े हमारे राजनेता पहुंचे, और बाद में भी जब जाकिर नाइक के काले कारनामों का चिट्ठा खुलने लगा, तब भी हमारे राजनेता पीछे नहीं रहे उसका पक्ष लेने में। आखिर कौन है ये राजनेता, दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट के जरिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहे आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जाकिर नाइक की, आज हम बात कर रहे हैं जाकिर नाइक के काले कारनामों की। जाकिर नाइक ने क्या कुछ भारत में किया है, उसके बाद वो इतना डरा हुआ है कि जब जांच शुरू हुई तो जाकिर नाइक भारत लौटने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि पिता की मृत्यु के बाद भी जाकिर नाइक नहीं आया है भारत। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी हमारे राजनेता किस तरीके से इस तरह के लोगों का पक्ष लेते हैं, और हम कह सकते हैं कि हमेशा अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जरा देखिए रिपोर्ट भी। जाकिर नाइक के बारे में एक के बाद एक खुलासे से उसके समर्थकों में खलबली मची हुई है। हमने जाकिर नाइक से जुड़े कई नेताओं की पोल खोल दी है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हैदराबाद का ओवैसी, मुंबई का अबू आसमी और दिल्ली कांग्रेस के नेता जाकिर को शांति दूत और इस्लामिक स्कॉलर तक कह चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जाकिर प्रेम अब सारी हदें पार कर चुका है। हालात ऐसे हैं कि अगर कोई जाकिर के खिलाफ बोलता है तो वो कांग्रेस को रास नहीं आता। जिस संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जिस संसद से 125 करोड़ देशवासियों की आशाएं और उम्मीदें जुड़ी हैं, जो संसद हिंदुस्तान के विधि और विधान को तय करती है, वो संसद भी अब जाकिर नाइक से अछूती नहीं रही। जिस संसद को चलाने में रोजाना लाखों रुपए का खर्च आता है, उसी संसद में जाकिर नाइक के समर्थन में आवाज उठाई जा रही है। ये बेहद शर्मनाक है। ये हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद। कभी केंद्र में मंत्री थे, अब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ये संसद में जो कुछ भी बोलते हैं वो कांग्रेस का वाक्य होता है। सूत्रों की माने तो राज्यसभा में बोलने से पहले आजाद साहब 10 जनपद पर प्रैक्टिस करते हैं। सारी चीजें रटी रटाई होती हैं। 18 जुलाई को राज्यसभा में आजाद साहब ने जाकिर के बचाव में जो स्पीच दी वो सुनिए। तारिक फतेह पाकिस्तानी ओरिजिन का, पाकिस्तान से उसको निकाल दिया जिस तरह से नसरीन को निकाल दिया इस्लाम के खिलाफ और कुरान की तौहीन करने के लिए। और ये कैनेडियन नेशनल है, वो भी देश में, और हमारे चैनलों में पता नहीं कहां से आया, जाकिर नाइक पर बोलता है
और दिन रात उगलता है जहर इस्लामी रिलीजियस बुक्स के बारे में और इस्लाम के बारे में। वाह क्या बात है। शायद इसे सुनकर जाकिर बेहद खुश हुआ होगा। आजाद ने कहा कि कुछ विदेशी नागरिक जाकिर नाइक को बदनाम कर रहे हैं, टीवी पर बैठकर जाकिर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अरे आजाद साहब, नाम की तरह सोच को भी आजाद कर लीजिए। आपको नहीं लगता कि जिस संसद में जाकिर नाइक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात होनी चाहिए, वहां आपने उसका बचाव करके जनता को गुमराह किया है? दरअसल आजाद साहब तारिक फतेह की आड़ में खुद अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। आजाद साहब, सवाल तो बहुत हैं, जिसका जवाब शायद आपके पास ना हो, लेकिन इंतजार करिए, हिंदुस्तान की जनता आपको और आपकी कांग्रेस को जवाब जरूर देगी। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में जिस तरीके से 8 आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है पुलिस की तरफ से। सीधा ले चलते हैं आपको वहीं पर। दी गई तभी तत्काल वरिष्ठ अधिकारी जेल एवं पुलिस विभाग के वहां पर पहुंचे। इस घटना पर थाना गांधीनगर में पहले देहाती नालसी पर मर्ग कायम किया गया, देहाती नालसी पर अपराध कायम किया गया और असल अपराध 270/16 धारा 342, 307, 302, 120B, 224, 34, 353 आईपीसी, 3, 10, 13, 16, 18, 20 विधि विरुद्ध अधिनियम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत प्रकरण कायम करके विवेचना में किया गया। नेचुरली घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें वरिष्ठ स्तर पर जो कार्रवाई होनी थी, सभी जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज थे हम लोगों ने गार्नर किए। जो भी पॉसिबल उन लोगों के गेट अवेज हो सकते थे, जहां जाया जा सकता था, जहां लोकेट हो सकते थे, उसमें जो सर्चिंग पार्टीज, पेट्रोलिंग पार्टीज जो है वह रवाना की गई। इसी तारतम्य में तकरीबन 10 बजे के आसपास एक सूचना विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई कि वहां से करीब 10 किलोमीटर दूर मड़िया खेड़ी अचारपुरा के पास में खेजड़ा नाला जो पड़ता है, वहां पर कुछ 7-8 व्यक्ति संदिग्ध देखे गए हैं। इस सूचना की पुष्टि करने के लिए जो हमारी सर्चिंग पार्टीज थी, उन पार्टीज को वहाँ इन्फॉर्म किया गया। उन पार्टीज ने जब गए, चूंकि वो बहुत ही अनड्यूरेटिंग टेरेन वाला एरिया है, बहुत ऊंचा नीचा एरिया है, वहाँ पर एक जो पार्टी थी, उस पार्टी पर जब पार्टी का इन लोगों से सामना हुआ तो इन लोगों ने उस पार्टी पर अटैक किया। उसमें हमारे कुछ कर्मचारियों को चोट आई। उन लोगों ने चिल्लाया, जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने उनको चैलेंज किया। इसमें बदमाशों की तरफ से फायर किया गया। जवाबी फायर में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें जिला पुलिस, एसटीएफ, सीटीजी की टीम्स थी। इन लोगों ने फायर किया और जब ये फायरिंग 10:30 से 11:30 के बीच में करीब हुई और जब खत्म हुई तब ये पाया गया कि वहाँ 8 व्यक्ति मृत थे। इस संबंध में भी हम लोग धारा 307, 353, 332, 25-27 आर्म्स एक्ट का मुकदमा जो है वो कायम किया जाकर इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। उपरोक्त 8 व्यक्ति विभिन्न अपराधों में वांछित थे। पूर्व में 2013 में भी इनमें से 3 लोग जेल से फरार हुए थे और ये 8 लोग इस तरह से जेल से फरार हुए थे। बहुत ही गंभीर प्रकरणों में वांछित थे और इस एनकाउंटर के बाद मुझे उम्मीद है कि ये पुलिस को सफलता प्राप्त होगी। सर कितने फायरिंग हुई सर? जो हमने वहाँ बात की उनसे, संजीव समी साहब से, उनका कहना कि कोई वेपन नहीं था उनके पास और कोई फायरिंग नहीं हुई, वो लोग पत्थर मार रहे। तो ये इतना दो अधिकारियों के बीच में इतना कंट्राडिक्शन क्यों है? देखिए, ये जो मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा, हम लोगों ने उन बदमाशों के 2 के पोजीशन से 2 315 बोर के कट्टे, जिसमें 2 राउंड चले हुए और 2 लाइव राउंड ईच प्राप्त हुए हैं। 2 वेपन और जो है वहीं विसिनिटी में प्राप्त हुए हैं, जो 12 बोर के कट्टे हैं, जिनमें 1-1 राउंड चला है। 3 शार्प वेपन नाइफ्स जो है जाकिर, महबूब और अमजद के पास से प्राप्त हुए हैं। इस तरह से 7 वेपन जो है वहां से जब्त किए गए हैं घटनास्थल से। सर ये कहाँ से हथियार मिलेंगे? स्वाभाविक की जेल से भगे थे जब उनके पास कोई हथियार नहीं थे, न सूखे में हुए थे। ये कहाँ से मदद कराई गई थी? किसने मदद की? देखिए, ये एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि जब वो रात को 2 से 3 के बीच में उस जेल से फरार हुए और उसके बाद सुबह 10:30 बजे जब उनका पुलिस पार्टियों से सामना हुआ।
इस बीच कहाँ, इस बीच कुछ पता चल रहा है सर, कहाँ कुछ? नेचुरली ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और जैसे इसमें इन्वेस्टिगेशन में जैसी प्रगति होगी आपको अवगत सर, कराया भागने जाएगा। में किसी भारी व्यक्ति की मदद थी, क्योंकि जो रस्सी जिस तरह से बांधी गई थी उससे पीछे से किसी ने पकड़ा, ऐसा संभावना चलता है। यदि क्या आपको उसमें रिपोर्ट है सर? दोनों घटनाओं में प्रकरण कायम किए गए हैं, दोनों घटनाओं में हमारी टीम्स इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और जैसे इन्वेस्टिगेशन के तथ्य आप लोगों को बताने के लायक होंगे वो आप लोगों सभी को नियमित अवगत। सर, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि उनके पास वेपन नहीं है, एक वो छुरी जैसी कोई चीज उसके पैंट से निकाल रही है पुलिस, और बाकी वेपन हथियार कुछ भी नहीं दिख रहा पास। देखिए, इसमें जो है हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी घटना स्थल हुई है वो कहीं एक बहुत ही खुला एरिया है और इन्वेस्टिगेशन में सारे बिंदु जितने भी हैं जो घटना हुई है वो सारे इन्वेस्टिगेशन में कवर किए जाएंगे। इन्होंने, जैसा आपने बताया कि इन लोगों ने वहां पर तालों को खोलने के लिए काफी मात्रा में जो है लकड़ी और प्लास्टिक से चाबियां भी तैयार की थी। वो चाबियां भी हम लोगों ने जब्त की है और वो ताले भी जब्त हुए हैं। जो फर्स्ट वाला जो प्रकरण है उसमें इन्वेस्टिगेशन। तो आईजी योगेश चौधरी जो बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया और बार बार जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उसमें भी उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। जैसे ही जांच सामने आएगी आपको बताया जाएगा। आपको बता दें कि 8 जो सिमी के आतंकवादी भागने में कामयाब हुए थे उनके एनकाउंटर से जुड़े हुए सवाल कई बार उठाए जा रहे हैं और खासतौर से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने इसे लेकर कई सवाल उठाए हैं और उसी के जवाब में हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान से लेकर के बाकी के पुलिस ऑफिसर्स भी लगातार कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच के बाद जो भी सामने आएगा सबके सामने रख दिया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।